तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर पूरा खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन जो होता है एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास क्या है कि हमने कोई ग्लास लिया, इस ग्लास में हमने लिया पानी, और इस पानी में हमने कुछ अमाउंट में शुगर ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं, हर जगह से इसका टेस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन की, तो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक क्या होगा, सॉल्यूट, और दूसरा क्या है, तो सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक, या फिर इसको हम लोग एक तरीके से और बता सकते हैं कि जिसको हम घोलते हैं, जिसको घोलते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक एक पहला क्या बताया गया था कि जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, वो सॉल्यूट होगा, और जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, तो सॉल्वेंट। दूसरा क्या बताया गया है कि जिसको घोलते हैं वो क्या होगा, तो हमारे पास सॉल्यूट, और जिसमें घोलते हैं वो क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, तो जिसकी भी क्वांटिटी कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी उसको क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, जिसको घोलते हैं, वो क्या होता है हमारा सॉल्यूट, या फिर जिसमें घोलते हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, अब हमको देखना है इसका क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो सबसे पहले देखना है वो हमको किसके बेसिस पे देखना है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे देखना है। तो हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होता है टर्नरी सॉल्यूशन, और तीसरा क्या होता है, तो क्वाटनरी सॉल्यूशन। ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे, थ्री कंपोनेंट्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। और क्वाटनरी सॉल्यूशन क्या होगा, तो जिसमें फोर कंपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाटनरी सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो किसके लिए है, तो बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें हम दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करके बनाएंगे सॉल्यूशन, उसी को हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमको क्या देखना है, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखना है सॉल्यूशन का टाइप। तो इसमें ना हमारे पास एक आता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूशन, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। तीन तरीके के सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब जब हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, तो इसमें जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो मेरा सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड होगा। और अगर गैसियस सॉल्यूशन है तब हम सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, तो गैसियस हो जाएगा। ठीक, जब सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूट जो होगा वो किस में होगा, तो हमारे पास सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, और किस में हो सकता है, तो गैस में हो सकता है। इसी तरीके से जब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो जो सॉल्यूट है वो किस में हो सकता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर से अगेन यहाँ पे अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैसियस है तो सॉल्यूट का जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तीन तरीके के दिख गए, यहाँ पे तीन तरीके के दिख गए, और यहाँ पे तीन तरीके के दिख गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 9 तरीके के हो गए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट
के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, तो सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड होगा और गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैसेस होगा। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो यहाँ पे सॉल्यूट का क्या क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। इसी तरीके से जब इसका लिक्विड है तो इसका फिर से सॉलिड लिक्विड गैस, और जब इसका गैसेस है तो इसका क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब ये जो टेबल है एनसीईआरटी में इसको बनाया गया है, इसको देख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सॉलिड। और यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट का क्या क्या हो सकता है, तो सॉलिड लिक्विड और गैस, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरीके से जब लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, तो सॉलिड लिक्विड और गैस, और फिर से यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है। फिर हमारे पास जब इसका गैसियस सॉल्यूशन यहाँ लिखा गया है तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है वो क्या है हमारा, तो गैस, और यहाँ पे फिर से सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो टेबल है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमको देखना है वो क्या देखना है, अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसमें हमको जो सबसे पहले देखना है वो क्या देखना है, तो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते थे, तो इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, W/W परसेंटेज, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक, या फिर कई जगह ऐसे भी लिखा गया है, दोनों सही है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम ऊपर क्या करते हैं, सॉल्यूट का मास लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे जो है सॉल्यूशन का मास लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ऊपर हम सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज मिल जाएगा। अब जैसे अगर मान लो ना कहीं इस तरीके की कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि हमारे पास 10% जो है HNO3 है बाई मास, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट होगा जो कि यहाँ पे HNO3 है, यानी कि जो HNO3 है वो कितना रहेगा, तो हमारे पास 10 ग्राम होगा। वो हमारे पास कितना होगा, 10 ग्राम। अगर मान लो यहाँ 30% लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो HNO3 है वो कितना होता, तो 30 ग्राम होता। इसका सीधा सा मतलब ये है। अब हम नेक्स्ट जो देखना है वो हमारा क्या है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, देखो अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर सॉल्यूट का मास कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। अब फिर से वही कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास 10 ग्राम जो है NaOH का सॉल्यूशन है बाय वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें जो हमारे पास सॉल्यूट यानी कि जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NaOH होगा, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे परसेंटेज होगा 10%, जो यहाँ पे NaOH है वो कितना हो जाएगा, तो 10 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर कहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास 10% NaOH का सॉल्यूशन है बाय वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में जो हमारे पास NaOH है वो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमको क्या देखना है अपना, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, तो ऊपर हम सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से। तो जब ये काम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे हमको ये सीखना है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, कितना ml सॉल्यूशन है, तो 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें जो हमारे पास ग्लूकोज होगा, उसमें जो हमारे पास ग्लूकोज होगा वो कितना होगा, तो 10 ml प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे जो कि क्या है हमारा, तो मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M से। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऊपर क्या लिखते हैं, तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लेंगे और नीचे क्या लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किस में लेते हैं तो लीटर में। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। अब इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है जिसको हम N2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा तो सॉल्यूट का मास, और नीचे क्या हो जाएगा सॉल्यूट का मोलर मास, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम W2/M2, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम, और अभी ये किस में है लीटर में। अब देखो अगर यहाँ पे वॉल्यूम हमको मिलीलीटर में दिया होगा तब हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या होगा डिवाइड, अब वो जो हम डिवाइड करेंगे वो नंबर कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1000 इंटू W2, नीचे क्या हो जाएगा M2, और ये वॉल्यूम, और फिर ये वॉल्यूम किस में है ml में। तो ये हमारे पास मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, सबसे पहले क्या बताया गया कि यहाँ पे ऊपर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल और नीचे क्या करेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मोलारिटी। दूसरा इसी को हम लोग मास के टर्म में चेंज किए हैं, तो W2/M2, लेकिन अभी यहाँ वॉल्यूम किस में है लीटर में। अगर मिलीलीटर में देगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, बस ये हमारे पास मोलारिटी में ये हमको देखना था। अब यहाँ पे अगर यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ दिख रहा है मोल और नीचे वॉल्यूम है जो कि किस में लिया गया है लीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलर भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था मोलैरिटी। अब हमको जो नेक्स्ट देखना है वो क्या देखना है तो मोलैलिटी। जैसे मोलैरिटी था वैसा ही कुछ मोलैलिटी भी है, और इसको जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। होता क्या है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अगर 1 किलो सॉल्वेंट है तो उस 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे तो मोलैलिटी बोलेंगे। ठीक, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या हम लोग लिख पाएंगे, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिख पाएंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किस में होगा तो केजी में होगा। सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किस में लेंगे केजी में लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे फिर से हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं W2/M2, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट का मास है यानी कि W1। अब यहाँ पे ये जो है अभी ये किलो में है, अगर ये ग्राम में होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू W2, नीचे M2 और यहाँ पे W1। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास है वो किस में हो गया है ग्राम में। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक, तो मोलैलिटी होता क्या है, तो 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे मोलैलिटी बोलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, तो ऊपर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या लेंगे सॉल्वेंट का मास लेंगे, किस में लेंगे तो किलोग्राम में लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे मोलैलिटी मिल जाएगा। मास के टर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास है वो किलो में, अगर ग्राम में है तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। बस मोलैलिटी में हमको इतना देखना था। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है तो ऊपर मोल, और नीचे क्या है मास वो भी केजी में तो मोल पर केजी, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे तो मोलल भी बोल देंगे, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बस ठीक, तो ये हमने सारा किस में देखा अपना मोलैलिटी में देखा। अब जो हमको अगला देखना है वो क्या देखना है तो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन, अब ये जो सॉल्यूशन है ना मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होगा। मान लेते हैं जो सॉल्यूट है वो A है और जो सॉल्वेंट है वो B है। ठीक, और यहाँ पे जो सॉल्यूट यानी कि जो A है उसका जो नंबर ऑफ मोल है मान लेते हैं कि स्मॉल n है, और जो सॉल्वेंट B है इसका जो नंबर ऑफ मोल है कैपिटल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे A का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे A का नंबर ऑफ मोल जो कि कितना है स्मॉल n, तो ऊपर स्मॉल n, नीचे क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सभी के नंबर ऑफ मोल को ऐड कर देना है, यानी कि स्मॉल n और कैपिटल N को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इस तरीके से मेरा क्या निकल गया अपना A का मोल फ्रैक्शन निकल गया। इसी तरीके से अगर हमको B का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर B का नंबर ऑफ मोल जो कि क्या है तो कैपिटल N, और नीचे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपना मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जैसे यहाँ पे है, अगर हम सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड करें तो ऐड करने के बाद से हमेशा कितना आना चाहिए 1, हमेशा कितना आना चाहिए 1। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं जो A है उसका जो नंबर ऑफ मोल है वो 4 है, और जो B है उसका जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पे अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा ऊपर हमारा
ए का नंबर ऑफ मोल और नीचे ए और बी दोनों का यानी 4 + 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4/10 यानी कि 0.4 आया। इसी तरीके से अगर बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 6 और नीचे 10 यानी कि 0.6, दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करो यानी कि काई ए प्लस काई बी कितना हो जाएगा 0.4 प्लस 0.6 यानी कि 1। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी के मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो वो हमेशा कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक, तो बस मोल फ्रैक्शन में हमको इतना देखना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि क्या है, स्ट्रेंथ। ठीक, स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, ऊपर हम सॉल्यूट का मास लेते हैं जो कि किस में होना चाहिए, तो ग्राम में, और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में होना चाहिए, तो लीटर में। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम पर लीटर। निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर सॉल्यूट का मास नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगा। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। बस ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, तो पीपीएम और पीपीबी। ठीक, पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीबी का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। कैसे निकालते हैं इसको देख कैसे निकालेंगे, पार्ट पर मिलियन है ना, ऊपर हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से। इसी तरीके से पीपीबी कैसे निकलता है, तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁹ से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पार्ट पर बिलियन। इस तरीके से हम अपना क्या निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन और दूसरा पार्ट पर बिलियन। तो अब जो हमको देखना है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये सारा खत्म हो गया है। अब जो हमको देखना है वो क्या देखना है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन का केस जो कि मोलारिटी में ही आ जाता है। हमको एक रिलेशन देखना है, क्या, M1V1 = M2V2। ठीक, इस चीज को हमको पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले इसके लिए ना हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन को भर लेंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो M1 है और जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। क्या ऐड कर रहे हैं, पानी, तभी तो डाइल्यूशन इसका नाम है। डाइल्यूशन का मतलब होता क्या है कि उसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। ठीक, अब अगर हमने इसमें क्या किया, पानी ऐड कर दिया, तो पानी ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो चेंज होकर के V2 हो गया, और हमको पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होता है, तो M/V, यानी अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं मोलैरिटी चेंज होकर के क्या हो गया, M2 ठीक, अब यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है ये निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है M1V1 = M2V2। ये रिलेशन निकालने के लिए हमको ये बताना है कि अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट होगा ही। मान लेते हैं सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है वो N1 है और यहाँ पे जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है वो N2। ठीक, अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्या नहीं होंगे। अब इसके लिए ना हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। मान लेते हैं यहाँ पे जो ग्लूकोज हम लिए हैं वो 180 ग्राम ले लिए। कितना ले लिया गया है, 180 ग्राम। अब अगर हमने पानी ऐड किया तो अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है अभी भी कितना रहेगा, 180 ग्राम ही रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मास कितना है, तो 180, और यहाँ पे ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो भी कितना होता है, 180, यानी कितना आएगा, 1। और यहाँ पे निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास कितना है, 180। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि N1 जो होगा वो N2 के क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो N1 किसके इक्वल है, N2, और हमको पता है हम M = N/V लिख सकते हैं। तो यहाँ से N किसके बराबर हो जाएगा, MV। N1 को क्या लिख सकते हैं, M1V1 लिख सकते हैं, और N2 को क्या लिख सकते हैं, M2V2। तो यानी कि यहाँ से N1 की जगह क्या लिख सकते हैं, M1V1, और N2 की जगह M2V2। ये हमारे पास रिलेशन मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन, इसमें हमको कोई भी 3 टर्म दिया होगा, चौथा पूछेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हम निकाल लेंगे। ठीक, तो इसके बाद से अब जो हमको देखना है वो देखना है अपना मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, दो सॉल्यूशन लेंगे। मान लेते हैं ये मेरा पहला सॉल्यूशन है और इसका मोलैरिटी अगर M1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है, और हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है और इसका मान लेते हैं कि जो मोलैरिटी है वो क्या है, M2 है, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, V2 है। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करेंगे तो एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक नया सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी हमको ये बताना है। इस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी ये हमको बताना है।
तो मान लेते हैं ये जो पहला सॉल्यूशन है इसमें जो नंबर ऑफ मोल है वो n1 है, यहाँ पे जो है उसका n2 है, तो यहाँ पे क्या होगा n1 प्लस n2। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम V1 है, यहाँ V2 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अब मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या होता है, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल और नीचे वॉल्यूम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या है, तो n1 प्लस n2, वॉल्यूम क्या लेंगे, तो V1 प्लस V2। तो n1 की जगह क्या लिख सकते हैं, m1 V1, और n2 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो m2 V2, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो V1 प्लस V2। इस तरीके से तो हमको यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन से हम जो नया सॉल्यूशन मिला है उसका मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा किसका कॉन्सेप्ट था, मिक्सिंग का, कि अगर दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1 और दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2 है, तो जो नया सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी क्या होगा उसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो देखना है अपना सॉल्युबिलिटी। ठीक, समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। देखो, हम अगर क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, कोई सॉल्वेंट लिया, ठीक, और उस सॉल्वेंट का जो अमाउंट है उसको फिक्स कर दिया, अमाउंट को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। अब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मैक्सिमम अमाउंट उसमें हम डिसॉल्व करवा पाएंगे उसी को ही हम क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। किसी सॉल्वेंट में जिसका अमाउंट क्या है, तो फिक्स है, उसमें सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट हम क्या करवा सकते हैं, डिसॉल्व करवा सकते हैं, उसी को ही क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक, वही कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट है जिसका अमाउंट क्या है, फिक्स है, तो उसमें सॉल्यूट का जो भी हम मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व करवा सकते हैं उसी को ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ग्लास है, इसमें हमने पानी रखा, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक चम्मच चीनी डाला, घुल गया, दूसरा चम्मच डाला, वो भी घुल गया, तीसरा चम्मच डाला, वो भी घुल गया, लेकिन जब चौथा चम्मच डाला तो वो नहीं घुला। जब हमने चौथा चम्मच चीनी डाला तो वो नहीं घुला। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 3 चम्मच डालने के बाद से जो सॉल्यूशन बना है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जिसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाएंगे, जिसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 2 चम्मच डालने के बाद से जो सॉल्यूशन बना है उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें अभी भी हम सॉल्यूट को ऐड कर पा रहे हैं। तीसरा होता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं जो सीरा होता है, चाशनी होता है, उसमें चीनी का अमाउंट कितना ज्यादा होता है, पानी से ज्यादा उसमें चीनी होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा करके और सॉल्यूट को ऐड कर पा रहे हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड जिसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाएंगे, दूसरा अनसैचुरेटेड जिसमें और सॉल्यूट हम ऐड कर पाएंगे, और तीसरा क्या होता है, तो सुपर सैचुरेटेड जिसमें टेम्परेचर को बढ़ा करके हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो देखना है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे जो हमको सॉल्युबिलिटी है ना, हमको 3 तरीके का सॉल्युबिलिटी देखना है। सबसे पहले क्या, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करवाएंगे तब उसकी सॉल्युबिलिटी को देखना है। दूसरा हमको देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि हम क्या करवा रहे हैं, किसी लिक्विड में ही लिक्विड को डिसॉल्व करवा रहे हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी को देखना है। और तीसरा हमको देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी जब किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व करवाएंगे तब उसकी सॉल्युबिलिटी को पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है वो क्या करना है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसकी बात करते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे ना जब हम किसी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है, और इन दोनों से मिला करके हम क्या बनाते हैं, अपना सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूट होगा उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, जो सॉल्वेंट होगा उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड, इन दोनों से मिला करके क्या बनाएंगे, अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो जो है किस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो सबसे पहला हमको देखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो अगर हमारे पास ना पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है, पोलर
सॉल्वेंट है, तब ये आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो भी ये आपस में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। या फिर अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो भी ये आपस में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं क्या, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अगर यहाँ पे पोलर और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो किस पे देखना है, तो दूसरा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी हमारे पास दो केस है, एक हमारे पास एंडोथर्मिक और दूसरा क्या है, तो एक्सोथर्मिक। एक हमारे पास एंडोथर्मिक है और दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, जबकि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, तो रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, इसमें हीट दिया जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक, अब चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे अभी हमने बात किया था कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो वहां पे जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा, और दोनों से मिलाकर के हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन है कि अगर हम चीनी ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं, पानी में क्या करेंगे, चीनी को डाल देंगे और उसको हम हीट दे रहे हैं, यानी उसको हम गैस पे रख दिए, उसको हीट दिए। तो अब आपको ये बताना है कि उस केस में, तो उस केस में सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही पानी उसमें ऐड कर रहे हैं चीनी और उसको हम हीट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि हम, अच्छा ये जो प्रोसेस है इसमें हम हीट दे रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक में हमको दिख रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में कि जब हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे जब एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक उसका उल्टा एक्सोथर्मिक में होता है। यानी कि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉलिबिलिटी होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा घट जाएगा। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगा, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो दूसरा था वो टेम्परेचर को हमने देखा। तीसरा अपना प्रेशर का देखना है, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डिसॉल्व करवाते हैं तो उस केस में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो क्या देखना है अपना, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, गैसियस होगा, जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा, और इन दोनों को मिला करके हम क्या बनाएंगे, अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। जो सॉल्यूट है उसका फिजिकल स्टेट गैसियस, जो सॉल्वेंट है उसका लिक्विड, दोनों को मिला करके क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन बनाने वाले। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब हम सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, यानी किसी लिक्विड में किसको डिसॉल्व करवाया जा रहा है, गैस को डिसॉल्व करवाया जा रहा है, तो इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा हीट जो होता है वो बाहर निकलता है। हीट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बाहर निकलता है, और जब हीट बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी ये किस में आ जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक में आ जाएगा। किस में आएगा, एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों, लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करवा रहे हैं, और जब ये करवाते हैं तो इस प्रोसेस में हीट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बाहर निकलता है। हीट जो होता है बहुत ही ज्यादा बाहर निकलता है, और अगर हीट रिलीज हो रहा है तो ये किस में आएगा, एक्सोथर्मिक में आएगा। यानी कि जब हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो ये हमारा किस में आने वाला है, एक्सोथर्मिक में। और अभी हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जो हमको नेक्स्ट देखना है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, यानी किस पे डिपेंड करेगा, और ये सारी चीजें देखनी है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है हमारे पास, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के
किस तरीके से उसके नेचर पे ये डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमने पढ़ा था ना सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सेम वही चीज यहाँ भी देखना है। वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी, यानी कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट होगा, पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक, अगला जो हम देखेंगे वो क्या है, हमारा टेम्परेचर। तो हमने अभी बात किया था कि जब हम किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करवाते हैं तो उस प्रोसेस में हीट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बाहर निकलता है। हीट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे इसीलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का लिक्विड में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब जो हमको तीसरा देखना है वो देखना है अपना प्रेशर, जिसमें हमको हेनरीज लॉ पढ़ना होता है। तो तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है हमारा, तो हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये हमारे पास लिक्विड है और इस लिक्विड में हमने क्या किया है, गैस लिया है। लिक्विड है और इस लिक्विड में हमने क्या कर दिया, गैस ले लिया। ठीक, अब इस गैस को डिसॉल्व करना है तो हम ऊपर लगाएंगे पिस्टन। क्या लगा दिया गया, पिस्टन, ताकि यहां से हम लोग प्रेशर लगा दें। अब यहाँ पे इस पिस्टन से हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और यही हमारा क्या होता है, हेनरीज लॉ होता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो यहाँ पे जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसके। ठीक, यहाँ पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास सॉल्यूट जो है वो गैस है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम लोग मेजर करेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किसमें, मोल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको गैस का मोल फ्रैक्शन ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पूरे को अब हम लोग क्या लिख पाएंगे कि जो जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, उतनी ही ज्यादा, यानी कि ये गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेनरीज कांस्टेंट। और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा जो हमारा क्वेश्चन करने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हेनरीज लॉ होता क्या है, तो अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में अगर गैस को हमको डिसॉल्व करवाना है तो हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड में वो उतना ही ज्यादा होगा। यही हमारा क्या होता है, हेनरीज लॉ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उतना ही ज्यादा है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या कांस्टेंट जुड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, KH। और ये जो KH होता है इसका नाम क्या होता है, तो हेनरीज कांस्टेंट। और ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है। KH की जो वैल्यू होती है वो हर गैस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अब चलो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो जो हमारे पास इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया था। ठीक, अब यहाँ पे इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो ये जो इक्वेशन ये पहले किसके जैसा दिख रहा है, तो y इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y इक्वल टू mx जैसा। ठीक, अब देखो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रेशर को, x एक्सिस पे क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अगर पूछा जाए, अगर कंपेयर करके हमको यहाँ पे स्लोप बताना है, m की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, m की KH हो जाएगा। बस इस तरीके से हमको क्या देखना होता है, इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हेनरीज लॉ में हमने क्या पढ़ा, हमने हेनरीज लॉ में ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और उसमें हमको गैस डिसॉल्व करवाना है, तो हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी गैस की लिक्विड में वो उतना ही ज्यादा होगा। जिसकी वजह से हम क्या लिख पा रहे हैं कि जो हमारे पास जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या है, उतनी ही ज्यादा।
ठीक। अब यहाँ पे जब हम इस साइन को हटाते हैं तो साइन को हटाने इक्वल का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा KH, और इस KH को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। फिर हमने इसका ग्राफ देखा जो कि हमारे पास किसके जैसा दिख रहा है, तो y = mx जैसा ये ग्राफ दिख रहा है, बस ठीक। अब जो हमको देखना है वो देखना है इसका एप्लीकेशन। तो अब जो देखना है इसका एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन इसका दो एप्लीकेशन है। एक जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, जैसे ये मान लो मेरे पास ग्राउंड लेवल है, ये हम लोग कुछ ऊंचाई पे इसको बना दिया गया, पहाड़ वहाड़ ये समझ लेना कि कुछ वैसा ही है, ठीक। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, कोई पर्सन यहाँ पे है और कोई पर्सन जो है, चाहे भाई ये जो पर्सन है ये चढ़ के यहाँ चला गया, तो अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा या फिर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर जो है वो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का लेयर जो है वो अधिक है, जबकि यहाँ पे गैस का लेयर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक, जबकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे ब्लड में वो अच्छी होती है, यानी ऑक्सीजन गैस जो होता है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हम सांस अच्छे से ले पाते हैं, ठीक। जबकि वही अगर हम ऊपर चले गए तो ऊपर जाने से ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो घट जाएगी, ऊपर जाने से ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो एनोक्सिया। क्या नाम दिया गया है, तो एनोक्सिया नाम दिया गया है। और एप्लीकेशन में हमको पहला यही देखना था कि जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। जबकि जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से वहां पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो घट जाएगी। अब हमको अपना दूसरा देखना है, तो दूसरा जो हमको देखना है ना वो हमारे पास क्या है, तो स्कूबा डाइवर्स की बात करेंगे। चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये समुद्र, ठीक है, ये हमारे पास समुद्र है, ठीक, इसको ऐसे भी दिखा देते हैं। अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ पे है, सरफेस पे क्या कर रहा है, तैर रहा है, और कोई पर्सन जो है वो बहुत नीचे जाके तैर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर अधिक लगेगा कि यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है और साथ में पानी का भी प्रेशर लग रहा है, तो दोनों प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ देखो, जब तुम लोग देखे होगे कहीं टीवी में या फिर कहीं ना कहीं देखे होगे कि जब ये लोग समुद्र के अंदर जाते हैं ना तो एक टैंक लेके जाते हैं जिसमें गैस भरे होते हैं। पहले जो था वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता था, नाइट्रोजन गैस, ये दोनों का मिक्सचर लेके जाते थे, ठीक, मतलब ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ये लोग नीचे जाते हैं तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे ये लोग नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, और ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद से वो हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन गैस का क्या है कि वो सिर्फ ब्लड में डिसॉल्व होगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व होगा, नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व होगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन किसी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे जाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही वो ऊपर आएंगे, तो जैसे ही वो ऊपर आएंगे ना, तो अब प्रेशर क्या होगा, ऊपर जैसे 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 ऊपर आएंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम होने की वजह से, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन में चेंज हो गया है, लेकिन नाइट्रोजन पहले सिर्फ डिसॉल्व हुआ था। नाइट्रोजन प्रेशर अधिक होने की वजह से सिर्फ डिसॉल्व हुआ था। अब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम होगा ना, तो नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही कम होगी वो क्या होना चाहेगा, जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलना चाहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होने लगता है, ब्लड में बबल्स बनाने लगता है। ब्लड में क्या करने लगता है, वो बबल्स बनाने लगता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेंड्स। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेंड्स। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है जब प्रेशर कम होता है तो वो ब्लड में क्या बनाने लगता है, बबल्स बनाने लगता है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेंड्स देते हैं, जिसमें काफी प्रॉब्लम होता है, बहुत ही टॉक्सिक मतलब इफेक्ट होता है, मतलब कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो सारी बहुत ही कम हो जाती है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एप्लीकेशन बताया गया है। एक जो हमारे पास था वो क्या था कि जब हम लोग ऊंचे जगहों पे जाते हैं तो वहां पे सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। दूसरा क्या बताया गया कि जब हम लोग यहाँ पे समुद्र में जितना नीचे जाएंगे तो नीचे जाते वक्त तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर आएंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन तो हमारा हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो ब्लड में बबल्स बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, बेंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और इस बेंड्स के इफेक्ट
इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है गैस का, उसमें हीलियम जो कि एक इनर्ट गैस होता है उसको भी कुछ अमाउंट में ऐड करते हैं। ठीक, तो ये मेरा किस में था, एप्लीकेशन में था। अब जो हमको देखना है वो देखना है लिमिटेशन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो क्या है कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो सॉलिबिलिटी यानी गैस के मोल फ्रैक्शन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। और मोल फ्रैक्शन अधिक से अधिक वैल्यू कितनी हो सकती है, एक, यानी कि गैस का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। अगर गैस का मोल फ्रैक्शन 1 है तो उस केस में लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का 0 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या है कि वहां पे लिक्विड है ही नहीं। तो बस इसीलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम गैस को लिक्विड में ही डिसॉल्व करवा रहे हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लिक्विड है वो है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग गैस को किस में डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो गैस को डिसॉल्व करवा रहे हैं हम लोग लिक्विड में। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, अगर टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे मान लो अगर पानी है, ठीक है, अगर वहां टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो वो लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। यानी कि अगर मान लो पानी है तो बर्फ में चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, हमको सॉलिड में तो डिसॉल्व करवाना नहीं है, हमको लिक्विड में डिसॉल्व करवाना है, इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो सॉल्वेंट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपस में मिलकर के कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवाएं तो उस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हैं तो वहां पे डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वहां पे डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यही इसका क्या है, तो लिमिटेशन है। सबसे पहला कि प्रेशर बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि जो मेरे पास गैस है वो लिक्विड में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और लास्ट क्या बताया गया है कि हमारे पास जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा पूरा जो हेनरी लॉ है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो हमको देखना है वो देखना है सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी अब हम लिक्विड में ही लिक्विड को ही डिसॉल्व करवाएंगे, उसके सॉलिबिलिटी को पढ़ेंगे। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ कंटेनर रहा, ठीक, और कंटेनर जो है वो मेरा क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में वाटर को ले लेंगे और एक फिक्स टेम्परेचर पे ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये कुछ टाइम के बाद से किस में चेंज होने लगेगा, वेपर में चेंज होने लगेगा। ये कुछ टाइम के बाद से क्या होगा, वेपर में चेंज होने लगेगा। यानी कि जो हमारे पास लिक्विड है वो किस में चेंज होने लगेगा, वेपर में। और कुछ टाइम के बाद से ये जो वेपर है वो फिर से किस में बदलने लगेगा, लिक्विड में। यानी लिक्विड वेपर में चेंज होने लगेगा और वेपर किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उसी स्पीड से वेपर किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उसी स्पीड से वेपर किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। अच्छा, लिक्विड जब वेपर में चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन। और जब वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस चीज को क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। यानी जिस स्पीड से वेपराइजेशन हो रहा था उसी स्पीड से क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन। और जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा ना तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों किस पे आ गए हैं, इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ गए हैं, इक्विलिब्रियम पे। यानी जब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम पर होंगे, किस पर होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे, उस टाइम पे जब ये जो हमारे पास ये पानी जो भी लिक्विड है, जो भी लिक्विड लिया गया है वो जब वेपर में चेंज होगा उस टाइम पे जो ये सरफेस पे प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। सरफेस पे जब वो वेपर में चेंज होगा, सरफेस से वो क्या हो रहा है, जब वो वेपर में चेंज होगा तो सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगा, सरफेस पे वो प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। साथ में ये जब आपस में क्या करेंगे, जब पार्टिकल है वो आपस में जब टकराएंगे, इनका कोलिजन होगा, उस केस में भी प्रेशर लगेगा। जब ये वॉल से टकराएंगे उस केस में भी क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो ये सब हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले सरफेस को जब ये छोड़ रहा है, जब लिक्विड का पार्टिकल वेपर में चेंज हो रहा है तो वो सरफेस से क्या, सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को भी वेपर प्रेशर। जब ये आपस में टकराएंगे वो भी क्या है, वेपर प्रेशर। और जब ये वॉल से टकरा रहा है तो वॉल से टकराने से भी क्या होगा, कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, उस
प्रेशर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेपर प्रेशर ही बोलेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, तो वेपर प्रेशर। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है, पहले कुछ चीजें यहाँ पे बेसिक चीजें हैं, वोलेटाइल सबस्टांस क्या होता है और नॉन वोलेटाइल सबस्टांस क्या होता है। वोलेटाइल सबस्टांस जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाएगा उसको वोलेटाइल बोल देंगे। जो आसानी से क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। और जो आसानी से वेपर में चेंज नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। और जो आसानी से चेंज नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे, नॉन वोलेटाइल। अब चलो हम लोग को देखना है राउल्ट्स लॉ, और उसके लिए ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बताना जरूरी था। अगर आसानी से वेपर में चेंज हो गया तो वो वोलेटाइल, अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, जैसे हम अगर क्या कर रहे हैं ना, मेरे पास अगर कोई लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ठीक है, दोनों लिक्विड को मिला करके अगर हम कोई सॉल्यूशन बना दिए, ये हमारे पास लिक्विड ए और बी का मिक्सचर है, इसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। अब ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, और दोनों क्या है, वोलेटाइल। ए भी क्या है हमारे पास, वोलेटाइल है, और बी भी क्या है, तो वोलेटाइल है। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे ए जो है, जो लिक्विड ए दिख रहा है, लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे इस साइन को हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट जुड़ेगा जो कि पी नॉट ए होगा, और यहाँ पे वही काई ए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमको इस साइन को हटा करके इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो पी नॉट बी काई बी के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या बताते हैं, राउल्ट्स लॉ को बताया जाता है। यानी राउल्ट्स लॉ क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई दो लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया गया है, तो वहां पे अगर हम जैसे यहाँ ए और बी का बनाया गया है, तो लिक्विड ए का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से यहाँ पे जो लिक्विड बी दिख रहा है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पे अगर हमको क्या करना है ना, इस पूरे सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर निकालना है, पूरे सॉल्यूशन का अगर हमको क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए का जो भी वेपर प्रेशर है वो और बी का जो भी वेपर प्रेशर है वो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पी ए किसके इक्वल था, तो पी नॉट ए काई ए, और पी बी किसके इक्वल है, तो पी नॉट बी काई बी। ठीक, तो पूरे सॉल्यूशन का अगर हमको वेपर प्रेशर निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, तो जब लिक्विड ए प्योर फॉर्म में था तब उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा ये वही पी नॉट है, और पी नॉट बी क्या है, तो जो लिक्विड बी है प्योर फॉर्म में तब जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो हमारा क्या है, पी नॉट बी। तो ये हमारा क्या था, राउल्ट्स लॉ। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो देखना है अपना कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक, एक तरीके का मोल फ्रैक्शन है, जो हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ते थे ना वो लिक्विड फेज में होता था। वो किस में होता था, लिक्विड फेज में। अगर वो वेपर फेज में हो गया तब ये हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ही है लेकिन किस फेज में, वेपर फेज में। कैसे निकालते हैं ये चीज सीखना है। जैसे मान लो जब हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड का अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं ए और बी, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, काई ए लिख रहे हैं और काई बी लिख रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए और लिक्विड बी का। ठीक है, यानी जब यहाँ पे हम लिक्विड फेज में बात करेंगे तो हम लोग मोल फ्रैक्शन जो काई से रिप्रेजेंट करते थे वो पढ़ेंगे, ठीक है, वो निकालेंगे। और जब हम वेपर फेज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये लिक्विड जो है वोलेटाइल है, वोलेटाइल ही लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके वेपर भी बनेंगे, कुछ ए के बनेंगे कुछ बी के बनेंगे। तो ए के कितने बन रहे हैं, बी के कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए वाई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। कैसे निकालेंगे, तो ऊपर इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो ले लेंगे और टोटल वेपर प्रेशर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा वेपर फेज में। अब यहाँ पे पी ए को क्या लिख सकते हैं, तो पी नॉट ए काई ए लिख सकते हैं, और पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। इस तरीके से हम लोग अपना ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसमें, तो वेपर फेज में। इसी तरीके से अगर हमको बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बी का वेपर प्रेशर और नीचे क्या करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर। पी बी को क्या लिख सकते हैं, तो पी नॉट बी काई बी, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। इस तरीके से हम लोग अपना निकाल सकते हैं क्या, तो कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो जब हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लिक्विड फेज में होता है, और जब वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किस में होगा, वेपर फेज में होगा। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो देखना है अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो दो तरीके के होते हैं,
एक होगा हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक क्या है तो आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा क्या है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या कि ये राउट्स लॉ को फॉलो करे। सबसे पहले क्या कि राउट्स लॉ को फॉलो करें। राउट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पी टोटल निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, किससे, एक्सपेरिमेंट से, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो जो हम लोग फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, यानी कि पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। चलो देखो, तो राउट्स लॉ फॉलो होने का मतलब क्या है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर और जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि वहां पे राउट्स लॉ फॉलो हो रहा है। दूसरा हमको देखना है, अगर डेल्टा वी मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम अगर हमारे पास जीरो आ रहा है तो भी वो क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने का मतलब क्या है, इस चीज को समझो जरा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास 20 ml है और ये जो है 30 ml है और दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया है और ये जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो 50 ml मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालें, डेल्टा बी निकालें, तो ये क्या आएगा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 50 और स्टार्टिंग में दोनों का कितना है, तो 20 और 30 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 50, यानी यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, जीरो। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जितना वॉल्यूम है और फाइनल में हमको उतना ही अगर मिल रहा है तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। बस इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ क्या लिखा गया है, जीरो। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे कि पहला तो राउट्स लॉ को फॉलो होना चाहिए, दूसरा क्या कि वहां पे चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने के बाद से वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक। तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी हमारा आना चाहिए जीरो। इसका मतलब क्या है, चलो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे लिक्विड ए है लिक्विड बी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए का लिक्विड है तो सिर्फ ए के कंपोनेंट्स होंगे, मतलब ए ए ए ए पूरे सॉल्यूशन पूरे लिक्विड मतलब ए होगा, ठीक है। इसी तरीके से बी है तो बी बी, इसी तरीके से पूरे यहाँ पे बी के कंपोनेंट होंगे, बी के ही सिर्फ पार्टिकल होंगे, तो यहाँ पे ए और ए जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे बी और बी आपस में बॉन्ड बना लेंगे और दोनों को यहाँ मिक्स किया गया है तो यहाँ पे ए और बी आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे ए और बी आपस में बॉन्ड कब बनाया होगा, जब इसके बीच का बॉन्ड टूटा होगा और इसके बीच का बॉन्ड टूटा होगा तभी तो बना होगा। जब इसके बीच का बॉन्ड टूटा होगा और इसके बीच का बॉन्ड टूटा होगा तभी तो क्या बना होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है और जब बॉन्ड को तोड़ते हैं ना तो एनर्जी देनी पड़ती है और जब बॉन्ड बनता है तो उस केस में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी देंगे और बॉन्ड जब बनेगा तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, तो जब बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो मान लो यहाँ पे हम 20 जूल दे रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए 30 जूल दे रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो मान लो कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है 50 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है, दे रहे हैं यहाँ पे 20 जूल, यहाँ पे कितना 30 जूल और यहाँ पे रिलीज कितना हो रहा है 50 जूल। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एच निकालें तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनल कितना है हमारे पास 50, ठीक, माइनस इनिशियल कितना है, तो पहले हम कितना दिए थे 20 और यहाँ पे कितना दिए थे 30, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50, यानी यहाँ पे जब डेल्टा एच मिक्सिंग निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है जीरो। यानी कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं अगर उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जा रही है तो उस केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा यानी जो चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट कह लो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी और यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए एक कंडीशन। तो हमारे पास अभी 3 कंडीशन दिखा, सबसे पहले क्या, तो हमारे पास राउल्स लॉ फॉलो होना चाहिए, दूसरा क्या बताया गया है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए और तीसरा क्या बताया गया है कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक लास्ट देखना है, अगर हम इसमें इंट्रैक्शन की बात करें या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, तो यहाँ पे जब हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो जो यहाँ पे ए बी और बी के बीच में है और ए बी के बीच में है, ये तीनों में सेम होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आइडियल सॉल्यूशन में तीनों में क्या होगा, सेम होगा,
ठीक, तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन है कि राउल्ट्स लॉ फॉलो होना चाहिए, दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे जो हमको दिख रहा है कि ए ए बी बी और ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। अब ठीक इसका उल्टा होता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। सबसे पहला है क्या कि राउल्ट्स लॉ जो होगा वो फॉलो नहीं होगा, दूसरा कि यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तीसरा कि यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होगा, और लास्ट कि यहाँ पे जो हमारे पास ए बी और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होगा, और उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरीके के डेविएशन शो करते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। एक क्या है हमारे पास, तो पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या होता है, तो निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब हम क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, सबसे पहला यहाँ भी कंडीशन है कि जब हम एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू अधिक आ जाए, किससे, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। और ये कब आया होगा, जब मेरे पास पी ए की वैल्यू किससे अधिक आई होगी, पी नॉट ए काई ए से, और पी बी की वैल्यू अधिक आई होगी किससे, तो पी नॉट बी काई बी से। दूसरा कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी यहाँ पे जीरो से अधिक आना चाहिए। तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो से अधिक आना चाहिए। अब हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यहाँ पे ए बी और ए बी कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। अच्छा यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है वो जीरो से अधिक आ रहा है, जीरो से अधिक यानी पॉजिटिव आ रहा है, और जब हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे करते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल में से क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या है, अधिक है। फाइनल वॉल्यूम अधिक है इसका मतलब क्या है कि वहां पे अट्रैक्शन कम है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम में क्या है, अट्रैक्शन कम है, तभी तो उसका वॉल्यूम अधिक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम सॉरी जो फाइनल हमको सॉल्यूशन दिख रहा है उसका वॉल्यूम अधिक है, इसका मतलब ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी के बीच में अट्रैक्शन जो है वो अधिक है, किसके कंपेयर में, ए और बी के बीच यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसके कंपेयर में। ठीक, तो ये हमारा क्या था, किसके लिए था, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से हम अपना निगेटिव डेविएशन की भी बात करेंगे। निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग पी टोटल निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू कम होगी, यहाँ जो हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी पी टोटल जो होगा वो लेस होगा किससे, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये कब हुआ होगा, जब हमारे पास पी ए की वैल्यू कम हुई होगी किससे, तो पी नॉट ए काई ए, और पी बी की वैल्यू लेस हुई होगी किससे, तो पी नॉट बी काई बी से। ठीक, दूसरा क्या कि यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग जो वैल्यू होगी वो जीरो से कम आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो से कम आएगी, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा ए बी और ए बी वो क्या होगा, ए बी के बीच में अट्रैक्शन अधिक है, तभी जो वॉल्यूम हमको दिख रहा है वो जीरो से कम दिख रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है। निगेटिव कब आएगा, जब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यहाँ पे ये वैल्यू जीरो से कम आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, यानी ये वैल्यू क्या हुआ होगा, कम, और ये वैल्यू कम कब होगा, जब यहाँ पे ये जो ए बी हमको दिख रहा था उसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव सॉरी ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव डेविएशन। अब जो हमको देखना है इसके लिए ग्राफ देखना है। तो देखो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा पी टोटल किसके इक्वल होता है, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे दो ग्राफ को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी मेरा वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर को लेने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो जीरो है, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे मान लेते हैं अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जो ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, और बी का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन में काई ए की वैल्यू 0 और काई बी की वैल्यू 1। पहले तो अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो पी टोटल किसके इक्वल आएगा, पी नॉट बी काई बी, यानी हम उसको क्या लिख सकते हैं, पी बी।
जो कि किसके इक्वल आ रहा है, तो P नॉट बी काई बी। और ये किसके जैसा दिख रहा है, तो y इक्वल टू mx, तो जो ग्राफ बनाएंगे कैसा बनाएंगे, y इक्वल टू mx जैसा बना देंगे कुछ। और ये किसका है, तो pb का, जो कि किसके इक्वल है, तो P नॉट b और काई बी। ठीक, अब जो दूसरा देखो, जब हम क्या करेंगे, काई a की वैल्यू 1 रख देंगे और काई b की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P a इज इक्वल टू P नॉट a काई a। फिर से ये किसके जैसा दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक, ये किसके लिए है, तो पी ए के लिए है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, तो पी नॉट ए काई ए। अच्छा, यहाँ पे जब हम काई बी की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी, तो पी नॉट बी। इसी तरीके से यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो पी नॉट ए। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमको बताएगा पी टोटल, जो कि किसके इक्वल है, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी होगा। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। अब अगर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, ये मेरा किसके लिए है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो चलो यहीं पे देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे होगा। जो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया है ना, उसी में सिर्फ क्या होगा कि ये जो हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन में जो यहाँ पे दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये हमको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, या तो ऊपर से जाते हुए दिखेगा या फिर ये नीचे से जाते हुए दिखेगा। अब दो तरीके के डेविएशन होता है ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या था हमारा, नेगेटिव डेविएशन। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये जो हमारे पास दिख रहा है ये कुछ ऊपर से चला जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर से चला जाएगा, ये जो है कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो ये किसके लिए है, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा उस केस में। वही अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होता, तो नेगेटिव डेविएशन होता तो हमारे पास ये जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से नीचे से चला जाता है, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो स्ट्रेट लाइन जाता है, अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो या तो ऊपर से या फिर नीचे से। अगर ऊपर से कर्व जा रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा, और अगर नीचे से जा रहा है तो वो किस में आ जाएगा हमारा, तो नेगेटिव डेविएशन में आ जाएगा। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो क्या देखना है, एजियोट्रॉप्स देखना है। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड है ए और बी, अगर इनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन सेम आ रहा है या दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम आ रहा है, और ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो हम इसको बोलेंगे एजियोट्रॉप। यानी ये जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट है, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में अगर दोनों इक्वल है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, अपना एजियोट्रॉप्स बोला जाएगा, ठीक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। तो इसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और दूसरा क्या होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन शो करेगा, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो शो करेगा, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन शो करेगा, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो शो करेगा, ठीक। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो अपना देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार तरीके के होते हैं, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके हम लोग अपना सारा पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हमारे पास पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, हमारे पास क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, तो इस पानी का यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं कि जो इसका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो क्या है, तो पी नॉट है। अब अगर हम इसमें क्या करें, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, किसको ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो ये जो है अब सॉल्यूशन बन गया, तो इसके वेपर प्रेशर को हम नाम दे देंगे PS। यहाँ पे जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर को नाम दिया गया P नॉट, और जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या नाम दे दिए, PS। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे जो है P नॉट की वैल्यू अधिक होगी या फिर PS की, इस चीज को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे जो है पानी के 10 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो 10 पार्टिकल के रिस्पेक्ट में बनेगा।
तो जो वेपर प्रेशर भी निकलेगा वो कितने के रिस्पेक्ट में निकलेगा, 10 के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ। अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ सरफेस पे पानी का तो पार्टिकल रहेगा ही, साथ में अब हमारे पास क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड भी होगा, जैसे मान लो शुगर हो गया। ठीक, अब इसका भी पार्टिकल रहेगा सरफेस पे। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास जो पानी का पार्टिकल है अगर वो 6 है और जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड यानी जो शुगर है उसका 4 पार्टिकल है, तो अब जो वेपर बनेगा वो 6 के रिस्पेक्ट में बनेगा और जो वेपर प्रेशर भी होगा वो भी कितने के रिस्पेक्ट में होगा, 6 के ही रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि यहाँ पे जब हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिए थे तो यहाँ पे 10 के रिस्पेक्ट में निकल रहा था, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो अब कितने के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सरफेस पे जितने भी पार्टिकल है वो वेपर में चेंज हो जाएंगे और उतने के रिस्पेक्ट में हमको वेपर प्रेशर मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे पानी का तो पार्टिकल है, साथ में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है, वो वेपर में चेंज नहीं होंगे और उसके नीचे जो पार्टिकल है उसको भी नहीं होने देंगे। तो यानी कि ये क्या करेगा, पानी के पार्टिकल को वेपर बनने से रोकेगा। और ये यहाँ पे अगर हम मान लो सरफेस पे बात कर रहे हैं तो पहले अगर 10 थे तो अब एक मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे जो पानी का पार्टिकल है वो 6 है और जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका कितना है, 4 है। तो अब जो वेपर बनेगा 6 के रिस्पेक्ट में, जो वेपर प्रेशर होगा वो 6 के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। जब किसी नॉन, यहाँ पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू जो होगी वो अधिक होगी किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपेयर में। ठीक, तो अब अगर हमको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पी नॉट माइनस पी एस, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है अपना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका पूरा नाम क्या है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये होता क्या है इसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो पी नॉट माइनस पी एस के इक्वल होता है। तो किसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास जो भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा यानी पी नॉट माइनस पी एस और सॉल्वेंट जो है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर। क्या चीज बोला गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, तो हमारे पास जो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो और प्योर सॉल्वेंट का जो भी हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर है वो दोनों का जो रेशियो होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हमारे पास आता है राउट्स लॉ। एक हमने पीछे भी राउट्स लॉ पढ़ा था, लेकिन वो जो था वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, यानी वहां पे दो लिक्विड को हम लोग मिक्स करते थे, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो राउट्स लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। यानी जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और उसके लिए हमको क्या देखना है, राउट्स लॉ देखना है। होता क्या है, इनके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन है और सॉल्वेंट का कैपिटल एन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा ये किसके इक्वल होगा, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, ये जो हम लोग करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही करते हैं। लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉलिड जो होता है वो कम अमाउंट में, मतलब चीनी और पानी अगर हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें पानी अधिक होगा और चीनी क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा उसका नंबर ऑफ मोल अधिक आएगा, बिल्कुल आएगा, और सॉल्यूट का क्या होगा, कम आएगा। तो ऐड करने पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैपिटल एन के ही अप्रॉक्स में आने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू अधिक है, तो अगर ऐड करेंगे तो इसी के अप्रॉक्स में आएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन है क्या, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, और कैपिटल एन है क्या, तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो W2 अपॉन M2, और यहाँ पे नीचे कैपिटल एन है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, M1 अपॉन W1। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, क्या चीज निकालने के लिए, तो ये हमको मिल गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के लिए। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं,
चलो देखो, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो W2 अपॉन M2। और ऊपर क्या हो जाएगा, तो M1 अपॉन W1, ये लिख सकते हैं, ठीक। या और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 के इक्वल होता है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस रिलेशन से पूछा जाता है। ये जो हमारे पास रिलेशन दिख रहा है, इस रिलेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको नोट करना है। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक पे, जो कि क्या है हमारे पास, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, तो अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, टीबी नॉट। इसको हम क्या नाम दे देंगे, टीबी नॉट। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से, ठीक। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी। किससे करेंगे, डेल्टा टीबी, ठीक। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये टॉपिक है, ये होता क्या है, तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पहले से ही बढ़ जाएगा। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में किसकी वैल्यू अधिक है, तो जब प्योर सॉल्वेंट था तो टीबी नॉट, जब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक, तो टीबी माइनस टीबी नॉट। ये तरीका होता है क्या हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का, ठीक। अब एक चीज एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा टीबी जो है वो मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट जुड़ेगा, केबी इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, तो 1000 इंटू W2, नीचे क्या हो जाएगा M2 और फिर W1। तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके हम लोग अपना क्या निकाल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता क्या है, तो किसी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब डेल्टा टीएफ यहाँ पे किसके इक्वल होगा, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीएफ नॉट से। किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टीएफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे ये सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, टीएफ से। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, टीएफ से। अब जो डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसको पहले रखना है, और फिर जिसकी वैल्यू कम होगी उसको बाद में रखना है, ठीक। तो फिर जिस तरीके से हमने पीछे देखा था कि जो डेल्टा टीवी था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेम यहाँ भी जो डेल्टा टीएफ होता है वो भी जो होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से फिर से हमारे पास एक कांस्टेंट जुड़ेगा जिसको हम लोग केएफ बोलेंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे फिर से मोलैलिटी का जब हम फॉर्मूला लिख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, तो 1000 इंटू W2, नीचे M2 और फिर W1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर देखने से पहले हमको सबसे पहले क्या देखना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक। इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक। यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्या किया है, सॉल्यूशन लिया है, एक इधर भी और एक इधर भी, और बीच में हमने लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता क्या है, तो जिससे छोटे पार्टिकल पास हो जाएंगे लेकिन बड़े पार्टिकल पास नहीं होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, एक तरफ मान लेते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन।
एक तरफ हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और दूसरी तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका अधिक है। ठीक, अब यहाँ पे जरा देखो, अगर यहाँ सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, होगा बिल्कुल होगा। हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा, साथ में सॉल्वेंट भी होगा। ये देखा गया है कि जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो जो हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ का जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब हम जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करने लगता है और इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपना ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ये हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस। हमको क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। हमको क्या देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ये जो ऑस्मोसिस अभी बताया गया ये क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका वो किधर से किधर जाता है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास दिख रहा है पिस्टन, ठीक, ये हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ये है हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ जाएगा। अब इस ये जो लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जा रहा है, इसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी प्रेशर को ही हम लोग क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पाई से। और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू CST, जहां पे C हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हम लोग मोलारिटी लेते हैं, तो 1000 इंटू W2, नीचे M2 और ये वॉल्यूम और ये हमारे पास ST, जहां पे S क्या होता है, तो S इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू वही होती है जो गैसियस कांस्टेंट की होती है और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा 0.0821 ही रखते हैं। T जो है वो टेम्परेचर है जिसको हमको केल्विन में रखना होता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। तो अब जो हमको अपना नेक्स्ट देखना है वो है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पाई1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1H2। अगर सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, C2H3। यहाँ पे ST कैंसिल हो गया तो C1 किसके इक्वल आ जाएगा, C2। यानी अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम है तो उस केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। फिर हमारे पास आता है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक, तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अगर किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक और अगर दूसरे का अधिक आ रहा है तो उसको बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर कम आ रहा है तो हाइपोटोनिक और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बस, ठीक है। हमको देखना है कि वांट ऑफ फैक्टर जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, तो वांट ऑफ फैक्टर। इसको हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक बार हम देखेंगे, दो केस देखेंगे, एक डिसोसिएशन का केस देखेंगे और दूसरा एसोसिएशन का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, हम लोग पीछे जो है काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाए। ठीक, तो डिसोसिएशन के केस में जो आई निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी जो वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। ये हमारे पास क्या होता है, जब डिसोसिएशन होगा उस केस में हमारे पास आई निकालने के लिए फॉर्मूला है, जहाँ पे अल्फा क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन में अधिकतर जो होता है परसेंटेज में दिया होता है, तो हमको उसको फ्रैक्शन में रखना होता है। तो कैसे फ्रैक्शन में रखेंगे, जो भी परसेंटेज दिया होगा, जैसे मान लो अगर 20% कह रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में जो अल्फा की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू। एन क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर हमारे पास A2B3 है, अगर ये इसको आयन में हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, 2A3 प्लस 3B2 इसमें ब्रेक होगा, तो जो भी आगे कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होता है, n होता है। यहाँ पे हमको जो भी कोफिशिएंट दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 + 3। जो भी आगे कोफिशिएंट है उसको ऐड कर देना है, ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू। तो यहाँ पे इस केस में n की जो वैल्यू है वो क्या है, तो 5। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, अपना n की वैल्यू निकालते हैं। एक जरा करके देख लेते हैं, इसको समझते हैं।
चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास अगर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक चीज ध्यान रखना कि अल्फा जो है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर ये कह रहा है कि 100% जो है डिसोसिएट हो रहा है, 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 आएगा, फिक्स है, ठीक। बाकी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो है 20% डिसोसिएट हो रहा है या फिर 30% डिसोसिएट हो रहा है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास क्या है A2B3 वही लेके चलते हैं, यही अगर हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में हमको I की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होता है 1 + n-1 अल्फा। अगर ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की जगह कितना रख देंगे 1। अच्छा, ये 1 होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 + n-1, अल्फा की वैल्यू तो 1 है, तो -1 + 1 कैंसिल, तो I किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। और A2B3 के अभी हमने देखा था कि इसके लिए n की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, तो 5 आती है। कैसे आया, A2B3 है, इसको आयन में तोड़ो, तोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा 2A3+ 3B2-। कैसे n निकलेगा, तो दोनों जो भी कोफिशिएंट है उसको ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग निकालते हैं। अगर वीक होगा तो अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये नहीं बता रहा है कि इतने % में डिसोसिएट हो रहा है, तो हम लोग अल्फा के टर्म में ही आंसर निकालेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग अपने एसोसिएशन के केस के लिए। अगर एसोसिएशन होगा तो उस केस में आई कैसे निकालते हैं वो हमको समझना है। चलो देखो, जैसे हमारे पास डिसोसिएशन के केस में निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिख रहा है, उसी तरीके से एसोसिएशन के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, I इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फा। यहाँ पे n क्या होता है, एसोसिएशन के केस में हमको कुछ इस तरीके से चीजें दिखती हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक जब बन जाएगा तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएशन हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे n क्या होता है, तो आगे जो भी नंबर है वही हमारा क्या होता है n। फिर से वही चीज यहाँ पे अल्फा क्या होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा या फिर हम ये बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बाकी अगर परसेंटेज में दिया होगा तो उसको हम फ्रैक्शन में रख के निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग अपना क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास है उस केस में, जैसे मान लो ना हमारे पास क्या है NaCl है, CaCl2 है, ये सब हमारे पास क्या है, ये 100% जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर हमको इसके लिए क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है, आयन में तोड़ो इसको, तो Na+ और Cl- कितने दिख रहे हैं कोफिशिएंट, तो एक इसका दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है, तो यहाँ पे I की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2। अभी हमने देखा था पीछे जब A2B3 लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था हमारे पास, तो I किसके इक्वल आ रहा था, N के इक्वल आ रहा था। N क्या होता था, जो भी कोफिशिएंट होता था उसका सम, वही सेम चीज है। हम लोग ये हमको पता है NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास I की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो भी N के इक्वल होता है, I की वैल्यू जो होगी वो N के बराबर होगी, और N यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे आयन है उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसका सम, तो यहाँ पे इसका 1 है, इसका 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। CaCl2 है, इसको आयन में तोड़ो, तो Ca2+ और 2Cl-, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमको देखना है वो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, तो एबनॉर्मल मोलर मास। ये होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से मान लो हमने ले लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CST। अब इस C क्या होता है, तो मोलारिटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1000 × W2, नीचे हमारे पास M2 और फिर वॉल्यूम और इंटू ST, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर मान लो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं M2 यानी जो मॉलिक्यूलर मास, तो कुछ और आ रहा है, और जब हम एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं तो अगर वैल्यू जो है कुछ और आ रहा है, मतलब जो उसका एक्चुअल मोलर मास होता है उससे कुछ अलग आ रहा है, जब हम एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं तब जो ये वैल्यू अलग आई है, इसी अलग वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना ना, अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक जो सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल था, तो P0 - PS/P0। ये किसके इक्वल था, तो हम लोग इसको लिखते थे n/N, जिसको हम क्या लिख सकते थे, तो W2/M2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो M1/W1। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे कि NaCl, जैसे कि BaCl2, जैसे कि
Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इस तरीके की चीजें हमको अगर दिख रही हैं तो उस केस में हम जो भी फॉर्मूला है उसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे आई से। किससे करवाएंगे? आई से। तो ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला मिला है ये किसके लिए है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस केस में हम आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेम वही काम करना है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? Kb इंटू मोलैलिटी। लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो आगे किसे मल्टीप्लाई कर देंगे? आई से मल्टीप्लाई। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा टीएफ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आगे आई से मल्टीप्लाई। कब? अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तब। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे कब? अगर हमारे पास क्या है? कोई इलेक्ट्रोलाइट है। फिर जब कोई इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो हमको आगे किससे मल्टीप्लाई कर देना है? वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी जो है हमारा आंसर सही आएगा, वरना सही नहीं आएगा। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जो हम पढ़े हैं वही हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन अगर कोई हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में क्या करेंगे? आगे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों किया गया है ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट आगे क्या लगा देना है? आई लगा देना है। ठीक, अगर आई लगाएंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा, वरना हमारा आंसर सही नहीं आने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस पूरे सॉल्यूशन का जितना भी टॉपिक था वो रिवीजन हो गया है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।